नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आपका मैम। बहुत बहुत स्वागत है। आप ही थैंक यू। के चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, अभी आप ही रिसेंटली बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो उन उन पर कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। तो जैसे रिसेंटली अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड आया है स्ट्रीट डॉग्स, और हम्म। उसमें उनको लेकर के कोर्ट ने बहुत अहम मामलों पर डिसीजन दिया है। तो ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें, तो क्या कुंडली या ग्रहों की चाल से ऐसी कोई सामाजिक कानूनी फैसलों को प्रभावित करती है, जुडिशरी और सोशल जस्टिस को? वेल मैम, अगर आप डॉग्स का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिया है, और दे आर सेइंग दैट देयर शुड बी नो स्ट्रीट डॉग्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब निर्णय सही है या गलत है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से देखूं तो देश के हित में नहीं है ये। इसका रीजन बता रहा हूँ मैं। ये जो साल है 2026, दैट इज अ ईयर ऑफ अ केतु। अगर आप बोलोगे कैसे आप इसे केतु को डिफाइन करेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। न्यूमरोलॉजिकली आप देखेंगे 2 + 2 + 6 कम्स 10, एंड दैट 1 + 0 बिकम्स 1। सो सन रूल्स द ईयर, एंड सन इज अ कारक ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात जो सरकार चला रहा है। ये एक नंबर है। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट केतु का जो ट्रांजिट है वो है इस समय सिंह राशि से हो रहा है, जो कि सूर्य की राशि है। यानी कि समवेयर और द अदर केतु इज रूलिंग सन। और केतु के कारक एनिमल जो है, दैट इज नन अदर देन डॉग्स। ऐसे ही राहु का कारक एनिमल आपके कैट्स होता है। तो जब आप जिसकी दशा है, जिसके अधिपत्य है, द प्लैनेट विच इज रूलिंग फॉर द पर्टिकुलर ईयर, आप उससे संबंधित एनिमल्स को अगर आप बैन करोगे या उसको निगेट करोगे, उससे हर्ट करोगे, तो केतु वहां पे कंफर्टेबल नहीं होगा। और मैंने ये, अगर मेरा पहला पॉडकास्ट स्पेशली 31 और 31 को मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था। और एट दैट टाइम वी डिस्कस क्लियरली दैट इट्स वेरी क्लियर दैट दिस ईयर विल बी अ टफ वन, बिट ऑफ अ टफ वन फॉर अस। रीजन इज कि मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि देश में बहुत सारे भूकंप आने की संभावना है, और कुछ पहाड़ों पे भी कुछ दिक्कतें बन सकती है स्पेशली। इसका रीजन है, अगर हम अपने देश की कुंडली को देखें तो केतु इज सिटिंग ऑन 7th हाउस। अगर हम लेकिन ट्रांजिट के दृष्टि से देखो, ट्रांजिट का मतलब है गोचर, जहाँ पे इस समय जो प्लैनेट की पोजीशन है, दैट इज इन द 4th हाउस। 4th हाउस हमारा घर है। ओके। और 7th हाउस हमारी पब्लिक है। तो जब मैं 4th और 7th हाउस को डिनोट करता हूँ, उसको मैं जब कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग कि इफ वी आर नॉट गोइंग वेल विथ केतु, तो केतु घर में कलेश कराएगा। और वो कलेश कैसे होंगे? आपसी झगड़े होंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिसेंटमेंट होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। अब वो करेगा भी कौन? केतु करेगा। केतु का संबंध हमारे जड़ से, रूट से है। तो जो रूट से कनेक्टेड लोग जो गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं आज तक, वही उनके अगेंस्ट होना चालू हो जाएंगे। सो आई वुड क्लियरली सजेस्ट कि यह डिसीजन ना लिया जाए। अगर संभव है तो इसको अवॉइड करें एटलीस्ट फॉर द ईयर। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, जो सरकार को एडवाइस देते होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो लोग, ऐसे लोग हैं, वो उनको गाइड करे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। इसको किसी भी तरह से 2026 एंड तक टालें। 2027 में एक न्यू ईयर, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एक्टिव प्लैनेट मिलेगा। दूसरी चीज, आपको एक चीज नहीं भूलने की आवश्यकता है मैम, कि अगर हम अपने चार्ट को देखें तो हमें मंगल की दशा आरंभ हुई है। पिछला साल मंगल का था। और मंगल आते ही, जैसे ही मंगल एक्टिवेट हुआ है, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक युद्ध की परिस्थिति बन गई थी, क्या युद्ध हो भी गया यूं कहें 2 दिन के लिए। और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज। तो ये संभावना किसने की? मंगल, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है। राहु का स्वभाव होता है कि वो कहीं ना कहीं से कॉन्स्पिरेसीज जनरेट की जाएगी। तो ऐसी कुछ संभावनाएं यहाँ भी दिख रही है। जुडिशियरी ने ये फैसला लिया है, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट जुडिशियरी, आई एग्री। बट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि कुछ इन्फ्लुएंस भी हो कहीं ना कहीं। ये भी पॉसिबिलिटी है, मे बी ऑपोजिशन में भी आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से, जिसमें हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले भी देख लिया हो कि अगर हम केतु को हर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट बदल सकती है इससे। तो पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट, आई वुड सजेस्ट टू प्लीज टेक दिस डिसीजन कॉशियस। तो ये इस मूव की बात करूंगा। और वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये साल केतु का है, रूट से कनेक्ट करें। जितने भी सनातन की परंपराएं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है।
सनातन या कहे रूट्स। जैसे अब उदाहरण के लिए नैतिक शिक्षा को लेकर के जब भी हम आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो रूढ़िवादी परंपरा ब्राह्मणवाद आ रहा है। बट दैट्स द रूट्स, वी नीड टू कनेक्ट टू देम। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप रूट्स की बात करें तो जो गुरुकुल परंपराएं थी उनको वापस से प्रकाशित करके ऊपर लाने की आवश्यकता है, एंड दिस इज द करेक्ट ईयर। इस साल अगर गवर्नमेंट कोई भी फैसले उस सनातन के पक्ष में करती है तो उनके लिए हितकारी है, इतना ही कहूंगा। क्योंकि जो राहु का इन्फ्लुएंस मंगल पे है उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। और एक उपाय मैं और सजेस्ट करूंगा कि हर घर में हर व्यक्ति मिनिमम एक बार तो हनुमान चालीसा डेली पाठ करे। अगर 40 लाख लोग डेली हनुमान चालीसा, 40 करोड़ लोग अगर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते तो 40 करोड़ हनुमान चालीसा का डेली पाठांतरण हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, कुछ लोग नास्तिक है, कुछ लोग बाहर है, उनको छोड़े तो 40 से 50 करोड़ हनुमान चालीसा का डेली पाठ किया जा सकता है। और वह ऊर्जा कहीं ना कहीं देश को सपोर्ट अवश्य करेगी। उसका रीजन है क्योंकि देश में दशा किसकी चल रही है? मंगल की। दैट्स रियलिटी। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है और एक बहुत अच्छी टिप भी दी है, जिससे हो सकता है कि जो सामाजिक असंतुलन है ये मनुष्य और पशु के बीच में हो रहा है, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए आपके इस जो भी आपने सोल्यूशन बताया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फोकस करें हैं, तो हम्म, हम देखते हैं कि ईरान अब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्बुलेंस फेस कर रहा है। हम्म। वहां पर भी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता हो रही है। और ईरान की कुंडली इस समय उसकी कैसी ग्रह स्थिति है, और क्या यह संकट लंबा चलेगा या सुलह होगी? मतलब कुछ इस पे अगर आप प्रकाश डालें तो। मैम, बिफोर गोइंग टू ईरान, मैं डॉग्स पे एक छोटी सी बात कर कहना चाहूंगा आपको मैं, कि बेजुबान जानवर को मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। या उसको आप कहोगे कि उसके लिए शेल्टर होम बनाया जाए। शेल्टर होम का क्या हुआ? जब हमने एक गाय और पशुओं के लिए किया, आपसे पता ही है, हमने प्रयास किया बट हम उतनी तरह से सफल नहीं हुए, क्योंकि आज भी पशु रोड पे स्ट्रीट्स पे छोड़े जा रहे हैं और दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल। कहीं ना कहीं हमने जंगल काटे, हम उनके घर में गए, वी पीप्ड इनटू देयर हाउस, राइट? सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट हम उनको शेल्टर ना दे सके, लेकिन अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को अगर भोजन दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं उस तरह के कुत्तों को आइडेंटिफाई करके उनको निकालना, मानता हूँ कि दैट्स लॉजिकली करेक्ट। बट सभी कुत्ते आवारा है उनको निकाला जाए, सो दैट्स नॉट करेक्ट आंसर। समवेयर दे फीड ऑन सम। देखिए, अब जंगल तो है नहीं, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? दे डिपेंड ऑन सम, एंड व्हाई कांट वी बी द सम? मुझे अभी भी यही लगता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्डिक्ट, बट अगेन इट्स अ कॉल विच गवर्नमेंट शुड टेक केयर बिट कॉशियसली। नाउ कमिंग बैक टू जियो पॉलिटिकल, अभी ईरान में जो टर्बुलेंस है मैम, ईरान के टर्बुलेंस के पहले मैं वेनेजुला जाऊंगा। आपने नोटिस किया है कि वेनेजुला में एक टर्बुलेंस का माहौल था, और जैसे ही नया साल आया एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, और उस इम्पैक्ट का रिजल्ट क्या था? कि वहां पे सडनली ओवरनाइट सत्ता परिवर्तन हो गया। किया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अब मैं आपको एक ट्विस्टिंग चीजें दिखाना चाहूंगा मैम, कि अगर आप कुंडली को स्पेशली देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में इट्स अ मून केतु कॉम्बिनेशन। उसका जो मन है पूरी तरह से केतु के अधीन है। ही गेट हर्ट वेरी इजीली, छोटी छोटी बातों को वो चिंतन करता है, वो अपने मन में रखता है। एंड दूसरी तरफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन राहु, जुपिटर की महादशा है। अब इसी के विपरीत अगर मैं निकोलस मदुरो की कुंडली देखता हूँ, तो वहां पे सैटर्न केतु लगन में बैठा हुआ है। सैटर्न इज द कारक ऑफ पब्लिक। तो जब भी पब्लिक में रिसेंटमेंट होगा तो केतु वहां पे कंफर्टेबल नहीं था। ओके। तो जब केतु कंफर्टेबल नहीं था, जैसे ही केतु का साल आया 2026, सडन इट बिकम्स, क्योंकि केतु का काम करने का तरीका सडन है मैम, वो आपको टाइम नहीं देगा। लेकिन सैटर्न का काम करने का तरीका है स्लो एंड स्टेडी। अगर आपके जीवन में शनि की समस्याएं आती है तो धीरे धीरे आएगी। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अष्टम में सैटर्न है तो व्यक्ति को जो समस्याएं होगी वो लंबी चलेगी, आयु लंबी होगी, लेकिन बोले घिन्नी घिसना होगा, मतलब इसको बहुत एफर्ट, बहुत तकलीफें होंगी। ठीक है, वो खुद बोले कि हे भगवान मुझे तू उठा ले, बस हुआ। क्योंकि 100 साल की उम्र तक भी जा सकता है, लेकिन हालात ठीक नहीं होंगे। रीजन है, सैटर्न आयु लंबी कर देगा, बट सैटर्न
उस प्रोसेस को स्लो करता है, सैटर्न की ये खासियत है। लेकिन केतु का खासियत क्या है, केतु सडन करेगा। व्यक्ति आपको थोड़ी देर पहले मिला, हाथ मिलाया, और 10 मिनट के बाद पता चला वो अब नहीं रहे। ओके, ये केतु का स्वभाव। और वो केतु जब सैटर्न के साथ बैठा हुआ है इस चार्ट में, किनके, मधुओं के चार्ट में, तो उसने क्या किया, उसको सत्ता से उखाड़ फेंका, कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया। चंद्र केतु कॉम्बिनेशन आपको मैं कहूं तो श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था। ऐसे ही मून केतु कॉम्बिनेशन किसका है पता है, डोनाल्ड ट्रंप का है। वो लोगों को हर्ट कर रहा है, ये सब उसके लिए भी ठीक नहीं मैम, यकीन मानिए। कोई अगर कहता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये होगा वो होगा, मैं बोलता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये साल ठीक नहीं है। वो रिसेट मार रहा है, वो पूरा रिसेट करेगा, लेकिन ये समय उसके लिए ठीक नहीं होगा। आने वाला साल वो इस रिसेट के चक्कर में अपनी पूरी जमीन खोज खो बैठेगा। यहाँ तक कि जो उसके अपने थे, जिनको सपोर्ट कर रहा है, वो भी उससे दूर हो जाएंगे। केतु जाते जाते अगले 8 महीनों में बहुत सारा रिसेट करने वाला है। आई कैन से इट्स रिसेट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ईरान के केस में भी यही होगा मैम, कॉमन पब्लिक खुश नहीं है। सैटर्न की खास बात है, सैटर्न उस रूट्स को कनेक्ट करता है। सॉरी, केतु केतु उस रूट्स को कनेक्ट करता है, और सैटर्न उस पब्लिक को कनेक्ट करती है। अब जब पब्लिक सड़क पे आएगी, वो केतु को भी पसंद नहीं, शनि को भी पसंद नहीं, ना ही राहु को पसंद है। एंड दीज ऑल आर स्लो मूविंग प्लैनेट। और जब भी यह ग्रह किसी भी कुंडली में मैलेफिक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। हमारे देश की कुंडली में वी आर लकी इनफ कि गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स ले रही है, उसका रिजल्ट है कि आज भी उनकी कुंडली में, मतलब हमारे देश की कुंडली में, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट का प्रभाव कंट्रोल्ड फॉर्म में है। बट स्टिल आई एम वरीड, क्योंकि राहु इज अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट का मतलब है, अगर मैं यूं कहूं, अब एक टेक्निकल टर्म्स में, एनीथिंग अदर देन दस इज सीजर राहु, एलियंस, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देश के लोग, मैं उनकी तुलना राहु से कनेक्ट करता हूँ। और केतु इज एनीथिंग विच इज इटर्नल, जो हमारे रूट से कनेक्टेड है, वो केतु है। मतलब दोज आर बेसिकली नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, बट दे आर द सेम एंटिटी। अगर हम उसके हिस्ट्री में जाए, तो आप माइथोलॉजी में जाए, तो स्वभानु राक्षस का सर और धड़, राइट, द सेम राक्षस था। तो जो सर है दैट इज अ राहु, जो धड़ है दैट इज अ केतु। तो जो रूट है वो केतु है। और जब आप रूट से कनेक्ट करते हो, स्पेशली जब केतु का साल है, तो आपको रिजल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि दैट इज एक्टिवेटेड इन सम वे और अदर। और वहीं पे राहु को हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। अभी कल ही अभी एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि ग्लोबल लेवल पे वी आर टेकिंग सम सबमरीन्स फ्रॉम जर्मनी, एंड वी आर टेकिंग राफेल फ्रॉम फ्रांस। अब ये क्यों हो रहा है, मंगल इन ए राहु नक्षत्र, मंगल रिप्रेजेंट्स हथियार, किससे, राहु, फॉरेन एलिमेंट से। ठीक है, जस्टिफाइड, दैट्स जस्टिफाइड, दैट डील इज रियली जस्टिफाइड, क्योंकि हमने उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया। एंड वी शुड नेवर फॉरगेट कि मार्स हमारे कुंडली में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने की वजह से दैट रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ द कंट्री, फार प्लेस, दैट इज नॉट इन हाउस। बट यस, क्योंकि ये केतु का साल है, हमें इन हाउस पे एफर्ट देना पड़ेगा। दिस इज द ईयर हम जितना रिसर्च कर सके कर ले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से उस रिसर्च में भी बाधाएं आएगी, और ये रिसर्च हमें गुप्त करना होगा। ये भी मैं गवर्नमेंट को सलाह दूंगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कोई भी रिसर्च करना चाहते हो, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक उसे गुप्त रखा जाए, किसी को पता ना चले। क्योंकि राहु कभी नहीं चाहेगा कि केतु बली। दे आर द सेम एलिमेंट, बट वो एक दूसरे के एंटी चलते हैं। आइदर यू हैव ए राहु एक्टिव इन योर चार्ट, और केतु एक्टिव इन योर चार्ट। क्योंकि जहां पे केतु एक्टिव हो जाता है, वहां पे राहु की नहीं चलती। दैट्स द रियलिटी। तो सिचुएशन टफ है। 2026 एक चैलेंजिंग ईयर है। कुछ स्क्रिमिशेस हम देख सकते हैं पड़ोसी से, लेकिन 2026 नहीं, 2027 में मैं एक बड़ा वॉर होते देख रहा हूँ। और स्पेशली 2026 एंड में पॉसिबल है मैम, व्हेन आपका केतु विल ट्रांजिट इन कर्क राशि। जैसे ही केतु कर्क राशि में गोचर करेगा मैम, ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि जुलाई अगस्त के बाद अगेन इंडो पाक एंड इंडो बांग्लादेश वॉर की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पड़ोसी से बहुत बड़ा छल होने वाला है। कीप दैट इन माइंड, एंड वी नीड टू बी वेरी मच रेडी फॉर दैट। ठीक है, अभी। तो आप
नियर फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है, बट ये छोटे मोटे मैप, और ये इंडिया भी जानता है। हमें इंस्टिगेट किया जाएगा, बाहरी ताकत पूरा चाहेगी कि हम लड़े, और ये होने की पूरी संभावना है, स्पेशली जब केतु उस पर ट्रांजिट कर जाएगा। लकी इनफ जुपिटर भी उस समय वहां पे होगा, बट वो अतिचारी होने की वजह से वो भी इफेक्ट नेगेटिव ही जनरेट करेगा। ये तो आपने बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात बताई है। और हमें गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट आपको सुन रही है, आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच रही है, तो उनको भी थोड़ी अवेयर हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान से या जो भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो हमारे साथ कैसे फर्दर रिएक्ट करने वाली है। अगर आप जैसे वेनेजुएला की बात कर रहे थे, और वेनेजुएला काफी टाइम से कोलैप्स, लॉन्ग इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है नियर फ्यूचर में उसकी कुंडली को देख करके, इन वेनेजुएला और वहाँ के अथॉरिटीज की, कि क्या यहाँ पर प्लानिटरी इंडिकेशन, रिकवरी या स्टेबिलिटी या किसी तरह की कोई बड़ा मोड़ दिख रहा है हमें अंतर्राष्ट्रीय किसी फॉरेन अलायंस में? मैम, कंट्रीज की जब चार्ट बनते हैं ना मैम, स्पेशली, तो उसमें एक स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि दशाएं हमने देखी है। लेकिन दशाएं भी आपके चार्ट के, आपके नेटल चार्ट के बेसिस पे काम करती है। जैसे देश की जब कुंडली बनी थी, हमारे देश का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें राहु के नक्षत्र में मंगल बैठा है, दैट इज इन सेकेंड हाउस। ऐसे ही वेनेजुएला की जो कुंडली है, उसमें राहु पूरी तरह से प्रोमिनेंट और एक्टिव है। उसके पास संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज ऐसे है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। उसमें मैं एक बहुत क्विक रेमेडी देना चाहूंगा मैम, और ये बहुत डिवाइन काम करती है। और ये प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग किया गया है। अगर आज आप देखोगे हमारा देश भारत कब बना, अगर मैं भारत की परिकल्पना करूं तो 1947 के पहले हम क्या थे, वो छोड़िए मैम, 1857 के पहले क्या थे, उसको भी छोड़िए, सन 1600 में क्या थे, 1200 में क्या थे। तो एवरी डिकेड या 100 150 साल के पीछे जब आप जाते जाओगे, तो आप देखोगे कि बॉर्डर्स केप्ट चेंजिंग। इतिहास गवाह है कि तिब्बत से लेकर के अफगानिस्तान तक, विवे बोली, संवेदना, मराठा सल्तनत बहुत बड़ी थी, आपने ये भी देखा होगा। तो ये टाइम की बात है मैम, और टाइम ऐसा भी है, मुगल बादशाह भी ने भी यहाँ पे कई सालों तक रूल किया, लेकिन सनातन को वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। आज 496 ईयर्स के बाद राम मंदिर बना, आपने ये भी देखा। उसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी। राम को कुछ दिनों के लिए वनवास लेना पड़ा, लेकिन क्या उस नाम को नष्ट कर पाए? तुलसीदास जी ने जो ज्योत जलाई थी, वो ज्योत आज तक जलती है। अब ये तो क्लियर है कि राहु अपना काम करेगा, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन उस राहु के कार्य में केतु भी अपना कार्य कर रहा है। अब जैसे जो मैलेफिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है, और हम चाहते हैं कि उस इफेक्ट को कंट्रोल किया जाए। अब वेरी टिपिकल एग्जांपल आपने वेनेजुएला के लिए पूछा, और दूसरी तरफ मैं इंडिया को भी उससे लिंक करता हूँ। तो मैं कहूंगा जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, दैट इज चेंज द नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली नेम, उसकी राशि चेंज करो, उसका पुनरुत्थान करो, पुनः निर्माण करो। ये इतिहास में आपको मिलेगा। स्पेशली अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और चाणक्य के काल में आप जाते हो, आज के हजारों साल पहले, तो उस समय भी आपने देखा हुआ है कि राष्ट्र का पुनरुत्थान किया गया है, पुनः निर्माण किया गया है। उस निर्माण में राजधानी भी चेंज की गई है, नाम भी चेंज हुआ है, और राजशाही भी बदली है, मतलब राजा ही बदला है। इससे क्या होता है कि जिस समय वह पुनर्निर्माण होता है, उस काल पे जो ग्रह देखते हैं, वह ग्रह अपना प्रभाव बनाते हैं, एक नई कुंडली का निर्माण होता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय एस्ट्रोलॉजर्स ने पंडित नेहरू को कहा कि सर, दिस इज नॉट द राइट टाइम, यह उचित समय नहीं है आजादी लेने का, हमें कुछ समय इंतजार करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि नहीं, नाउ और नेवर, आपको चाहिए आप अभी लीजिए, वरना भूल जाइए, हमें पास टाइम नहीं है। तो ये कहा गया कि ठीक है, इस समय में जो बेस्ट टाइम उसको ढूंढ के निकाला जाए। तो बेस्ट टाइम क्या खोजा गया? 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे। ठीक है, उसमें अभिजीत मुहूर्त को देखा गया, उस अभिजीत मुहूर्त में हमने आजादी ली, उसका हमें प्रभाव मिला। लेकिन मैलेफिक इफेक्ट आपके सामने, शनि की दशा से आरंभ हुआ,
और जैसे ही राष्ट्र का निर्माण हुआ वैसे ही क्या हुआ, देश के दो टुकड़े हुए। आपको पता है, हमारे थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मून, सैटर्न, राइट। लग्नेश भी शायद वहीं बैठा हुआ है, वीनस। और दैट इज अ वेरी टफ कॉम्बिनेशन। और हमारा कभी भी पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं रहे, पड़ोसी हमेशा हमसे जेलस रहे। अब इसका पुनरुत्थान करना चाहिए, इसलिए बीच में देखिए हमने लास्ट ईयर भी एक मुहिम चलाई थी कि इस देश का नाम, इंडिया का नाम भारत किया जाए। उस पर कुछ कोशिशें की गई, लेकिन अभी भी, क्योंकि शायद केंद्र ने भी उस पर कुछ कार्य किया। आपने बीच में देखा होगा कि लास्ट ईयर कुछ कुछ छोटी छोटी आवाजें उठ रही थी कि भारत कर दिया जाए, बट ऑपोजिशन उसको अपोज करेगा। तो अगर सही टाइम देख करके आज भी अगर सरकार में बैठे लोग इस पे कार्य करें तो ये देश के हित में होगा। और यही चीज मैं वेनेजुएला के केस में भी कहूंगा, क्योंकि वेनेजुएला में फॉरेन इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा, सब कुछ होते हुए भी उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है। एंड सेम इज द केस विद आवर कंट्री। और स्पेशली लगन में, आप इसके लगन को देखेंगे, राहु खुद बैठा हुआ है मैम। मैंने हम पे कहीं ना कहीं पर प्रांत या पर धर्म का सदा एक इन्फ्लुएंस रहेगा जब तक ये चार्ट रहेगा। एंड वी नीड टू रिवाइव दिस चार्ट। उस चार्ट को रिवाइव करने के लिए एक टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब ये कौन लेगा, कब लेगा, ये तो समय पे छोड़ दिया जाना है। बट दैट्स द ओनली कॉल ऑफ टाइम आई कैन सजेस्ट। दैट्स द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, बेस्ट रेमेडी पॉसिबल। एल्स राहु का और एक रूप है मैम। राहु का रूप है आउटर स्पेस, एआई, टेक्नोलॉजी, या देश के पूरी जनता पब्लिक उससे कनेक्ट हो जाए, वो भी एक सॉल्यूशन है मैम। राहु योग भी है मैम, लेकिन योग इतना आसान नहीं है, बिरला ही कर पाता है। क्या आप हर व्यक्ति को योगी बना सकते हैं शंकर जी की तरह? तो जो एक्सट्रीम एंड है उसको फॉलो करो, या तो फिर दूसरा सॉल्यूशन, वो भी एक्सट्रीम एंड है अगर देश का पुनरुत्थान करना है तो। और यही चीज मैं वेनेजुला के लिए कहूंगा, क्योंकि टफ वे है, बट अगेन दे डोंट हैव द लीडर। अगर आप आगे और आने वाला समय देखें तो वेनेजुला के लिए और टफ है मैम। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि वेनेजुला शायद वापस से गुलाम हो, और ये भी हो सकता है कि वह यूएस का एक स्टेट भी बन जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, बट ये प्योर डिपेंड करता है कि ये डिसीजन यूएस कब लेता है। अगर यूएस ये डिसीजन अभी लेता है, यकीन मानिए उसको मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो उनका लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी कुंडली में केतु प्लस मून बैठा हुआ है। दूसरी तरफ राहु प्लस सन है, वो रूल करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। बट राहु कब तक फलित होगा ये आप जानते हो, केतु का साल है, वो उसको बैक स्टैप करेगा। अगर ये डिसीजन उनको लेना है यूएस को, आई वुड स्टिल सजेस्ट लेट केतु मूव आउट ऑफ सिंह राशि। जब वो कर्क में आएगा उसके बाद डिसीजन ले। लेकिन वो भी टफ है, इनको साल 1.5 साल इन वेट करना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन। अगर क्विक डिसीजन लेंगे देन दे विल, उनको वो बीट हो जाएंगे। जो गलती व्लादिमीर पुतिन पुतिन ने की थी जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था, उन्होंने कहा था 3 से 4 डेज में हम लोग इसको कब्जा कर लेंगे। इट्स मोर देन 3 इयर्स नाउ, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो मैम टाइमिंग बहुत मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक बात कहती है, आप किस समय हथौड़ा मार रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है इसके बजाय कि हथौड़ा कितना ताकतवर है। ठीक है मैम। राइट सर, बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो स्टडी करा है, जो आपको नॉलेज है, आपने पूरा प्लानिटरी स्टडी करके जो एडवाइस दिया है गवर्नमेंट को एंड ट्रम्प का भी कुंडली को, दैट एक्चुअली उसी से लगता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी पे फोकस किया जाए तो आप अपने जो आने वाले समय को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो एडवाइस गवर्नमेंट को आपने दी है कि अगर उस केस में गवर्नमेंट फॉलो करती है ये स्ट्रीट डॉग वाला डिसीजन, ह्यूमन और एनिमल का बैलेंस बना के रखे, तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपना कंटिन्यू कर सकती है रूल, और वो अ, अपना मैनेज कर पाएंगी आगे फर्दर अपना गवर्नमेंट रूल। बट देन अगर नहीं करती है तो उसके रेपरकशंस उनको भुगतने पड़ेंगे। और राइट। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है टेक्नोलॉजी वाली, कि आजकल एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे हम जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि आज की जनरेशन बहुत टेक ड्रिवन है, तो कैसे हम, और बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में इतना फर्मली बिलीव भी नहीं कर पा रहे और अपनी 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 लाइफ में अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे, क्या हम यूथ को
आज के करंट यूथ को एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएट करवा सकते हैं? क्या उनके करियर, कैसे करियर परस्यू करें, कैसे अपनी हेल्थ पे इनका इम्पैक्ट, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या उनको एक लाइफ कोचिंग मिल सकती है इस एस्ट्रोलॉजी के जरिए? मैम, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष को मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। इंग्लिश में आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड, बट ज्योतिष इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष को अगर आप संधि विच्छेद करें, वो कहता है ज्योति प्लस ईश। ईश का मतलब होता है खोज, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का संबंध ज्ञान से है। तो उस प्रकाश रूपी ज्ञान की खोज ही ज्योतिष है मैम। और इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो, इट्स साइंस। आप उस साइंस की खोज कर रहे हो। तो इस ब्रह्मांड में एक छोटे कण से लेकर के हर चीज ज्योतिष का पार्ट है। दैट्स द रियलिटी। हम जो कृत करते हैं, आप यूं कहेंगे कि मैंने जो ये ड्रेस पहना हुआ है, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, माथे पे बिंदी लगाई है, छोटी छोटी चीज मैम ज्योतिष का पार्ट है। आपने देखा होगा महिलाओं को कान में बाली डाली जाती है। मैम, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ केतु प्लस जुपिटर। क्योंकि वह जो एनर्जी है, मैलेफिक इफेक्ट एनर्जी को कंट्रोल करने का एक प्रयास होता है, एंड दैट्स अ रियलिटी। क्योंकि केतु का संबंध है, वो सीधा कट करता है। केतु खुद जब कट करेगा तो कहाँ करेगा, कितना डीप करेगा, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले सरेंडर हो जाते हैं, बॉस मैं सरेंडर होता, आप मुझे खुद कट कर लो। लेकिन इसको समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैम। हाई टाइड और लो टाइड में, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं हर क्लास में मैं मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ। आपको पता हाई टाइड और लो टाइड समुद्र में कौन सी किसकी वजह से आता है? बहुत सिंपल आंसर है, सबको पता होगा। मून। करेक्ट। मून के मूवमेंट की वजह से ज्वार भाटा समुद्र में आता है। इतने बड़े समुद्र को अगर एक चंद्र अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा ला सकता है, हमारे बॉडी में भी 70% वाटर एलिमेंट है, क्या हम पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप खुद लॉजिकली सोचिए। मैं, अगर इतने बड़े समुंदर को हिलाने की क्षमता रखता है, तो मैं तो इतू सा हूँ, मेरे अंदर वो 70% वाटर की क्या औकात है कि उसके सामने ना हिले। ठीक है। तो वो इम्पैक्ट, वो इफेक्ट वो जनरेट कर रहा है। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी इफेक्ट और इम्पैक्ट है। जैसे उत्तर भारत में चंद्र कुंडली अक्सर देखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ये पाया कि बॉडी में 70% ऑफ वाटर एलिमेंट है, और उस वाटर एलिमेंट को इम्पैक्ट करता है वो मून। इसलिए मुझे वो चंद्र कुंडली देखना अनिवार्य है। अब इसको मैं साइंटिफिक दृष्टि से देखूं तो यह एक वाटर एलिमेंट है, इसलिए मैंने उसको वाटर से लिंक किया। ऐसे ही बॉडी हैव अदर एलिमेंट्स एज वेल। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, और अंत में आकाश तत्व। आकाश तत्व इज द स्पिरिचुअल एंड एनर्जी, स्पिरिचुअल लिंकेज है, जो एक सोल अपने मन को कंट्रोल करके उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, जो हर व्यक्ति कर नहीं पाता। लेकिन बाकी के चार तत्व हमारे शरीर में प्रोमिनेंट है। उसमें से जो मेन प्रोमिनेंट तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जिसकी हमारी हड्डियां बनी हुई है। राइट। और दूसरा है आपका जल तत्व। अग्नि और वायु तत्व जब भी हमारे बॉडी में डिसबैलेंस होती है, तो आप देखोगे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, जठर अग्नि की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित दिक्कत, वायु डकार लेना, ये सब दिक्कतें बनती, ये हेल्थ की समस्या जनरेट करती है। और 90% हेल्थ की समस्याएं आपके शरीर में कौन जनरेट करता है, आपको पता है? वायु तत्व। उसके बाद अग्नि तत्व। अब यह वायु तत्व जब भी टॉक्सिन्स जनरेट करती है, कैसे कि आप बोलते हो कि फ्रेश एयर, और दूसरी तरफ कहते हैं पॉल्यूटेड एयर। तो जब मैं दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, वो पॉल्यूटेड एयर आपके बॉडी में टॉक्सिन जनरेट करेगा, और वो बॉडी के अलग अलग कोशिकाओं में जा करके उस एयर को, देखिए बॉडी कैसे फंक्शन करती है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, राइट। अब वह जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो कोशिकाओं तक पहुंच रही है। अगर उसमें टॉक्सिन्स है तो क्या होगा? ऐसे ही हम जो फूड लेते हैं मैम, उस फूड में भी वायु, जल उनका एक प्रमाण है। तो व्हाट वी टेक इन इज द रियलिटी विच आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ। अब हम अंदर क्या ले रहे हैं बहुत मैटर करता है, और ज्योतिष यही चीज सिखाता है। ज्योतिष कहता है कि मैंने क्या अंदर लिया। अंदर लेने की कई माध्यम है। एक है आहार, दूसरा है विचार, तीसरा है इंद्रियां, देखना, स्मेल, सुनना, स्पर्श,
यही तो गुरुकुल हमें सिखाता था कि तुम जो ले रहे हो पहले उस पर फोकस करो, तो उसके बाद जो तुम दोगे अपने आप चेंज हो जाएगा। आज जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेस की बात की, हेल्थ की समस्या बोली, युवा को बोली, अब वो उस एस्ट्रोलॉजी को समझना नहीं चाह रहे। लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है मैम। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है ज्योतिष पे, मैं खुद इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और जब मैंने इसमें रिसर्च किया, देन आई फाउंड कि हर छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट जो एस्ट्रोलॉजर्स को करते थे पहले प्राचीन काल में, या ऋषि मुनि तपस्या में बताते थे, उनके पीछे एक साइंस छुपा हुआ था। हम बोलते हैं हम सूर्य को जल दीजिए, उगते सूरज को। ये तो प्रूवन है ना मैम कि जो मॉर्निंग का सन हीट है, सन एनर्जीज है, वो आपको यूवी लाइट से बचाता है। नॉट ओनली डैट, विटामिन डी मिलता है आपको। विटामिन डी की समस्या आप क्या बोलते हो? अर्ली मॉर्निंग सन में बैठ जाओ, इससे बेस्ट रेमेडी है क्या? कोई दवा काम करती है, टैबलेट काम करता है? नहीं। विटामिन डी थ्री सबसे ज्यादा कौन देता है? सन देता है। वी नो इट वेरी वेल। बी 12 की बात करें, वो भी वहीं से आता है। तो मॉर्निंग में जब आप सूर्य को जल देते हैं और उसे जल से छन करके जब उसके किरणें आप पे आती है, दैट्स अ रेमेडी मैम। रेनबो में कितने कलर है? 7। विबग्यो मतलब 7 कलर्स हो गए, राइट? अब वो जो 7 कलर्स है, वह उस जल से छन करके, क्योंकि देखिए सनलाइट आई, बट वो क्योंकि सनलाइट के 7 कलर्स है, वो 7 कलर्स में डिसोसिएट होकर के वो आपके बॉडी पे आई है। और इसीलिए आप प्राचीन काल में देखोगे, आज भी गांव में देखोगे कि स्नान करने के बाद वो चड्डी में ही, या महिलाएं भी जो भी उनके अंगवस्त्र पहन करके उस सूर्य को जल देते हैं, ताकि उससे छन के जो जल है मेरे शरीर पे लगे। तो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी मैम, प्राचीन काल में लोग करते थे। आज तो उगता सूरज छोड़िए मैम, 10 बजे तो लोग उठ रहे हैं, सूरज कहाँ गया पता नहीं किसी को। तो ये जो परंपराएं थी, ये रेमेडीज थी। उसके बाद हम माता पिता की सेवा करते थे। माँ और पिता, कहीं ना कहीं उनसे जीन्स तो हमें मिला मैम। अगर आप जेनेटिकल हेलिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो अगर आप हमारे प्लानिटरी एक्सिस को देखेंगे, 9 प्लैनेट जिस फॉर्म में बैठे हुए हैं, उसके एंड के 2 प्लैनेट को निकाल दीजिए तो 7 प्लैनेट को मैं लेता हूँ, क्योंकि राहु केतु इमेजिनरी प्लैनेट जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो वो एक प्रकार से हेलिकल स्ट्रक्चर ही तो है, और उसी हेलिकल फॉर्म में हमारी बॉडी बनी हुई है। और हम बोलते हैं जीन्स मैचिंग, हमारे जीन्स 80% 90% तक मैच करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, करेक्ट? उस हेलिकल स्ट्रक्चर में जब भी टॉक्सिन्स आके बैठ जाता है, तब हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती, जिसको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और वो टॉक्सिन्स जो है राहु का होता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? केतु करता है, क्योंकि केतु इज ए रूट। इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं मैम, उसका सॉल्यूशन आज भी प्राचीन पद्धति से की जाती है। मुझे आज भी याद है, हमारे एक रिलेटिव थे, शी वॉज हैविंग अ कैंसर। तो उनका पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता था। और जब वो ट्रांसप्लांट किया जाता तो उनको कंसिस्टेंटली प्लेटलेट्स देना पड़ता था। और हम लोग जा करके, क्योंकि कभी मैं एक बार वाइफ गई, क्योंकि वंस इन 3 to 6 मंथ से आप दे सकते हो। एंड वी ऑलमोस्ट, हमने 20 से 25 लोग इकट्ठे किए थे, हर दूसरे दिन को प्लेटलेट देना पड़ता था। वाई, व्हाट इज दैट? क्योंकि जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिका टॉक्सिन्स में है, और भी ब्लड ग्रुप मैच करते हुए देना पड़ता है मैम। उसको निकाल करके हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जो कि बहुत ही मैलेफिक प्रभाव जनरेट कर रही है, तो हमें भी इसी प्रकार की रेमेडी जनरेट करनी पड़ती है, जहां पे हम उसको रिप्लेस करें। और रिप्लेस करने की टेक्निक क्या होती है पता है? आध्यात्मिक बल, जिसे हम बोलते हैं आकाशीय तत्व, जुपिटर। और वह ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसप्लांट करती है मंत्रों द्वारा। देखिए, शब्द भी एक ऊर्जा है। आज अगर मैं किसी को फोन लगाऊंगा तो रेज आपको दिखती नहीं है, वायु आपको दिखता नहीं, बट दे आर मोर मोर पावरफुल। मैं भोजन के बिना 2 दिन 4 दिन रह सकता हूँ, पानी के बिना भी रह सकता हूँ 2 दिन, लेकिन क्या मैं वायु के बिना 1 मिनट जिंदा रह सकता हूँ? पॉसिबल नहीं, जो कि इनविजिबल है। भोजन दिख रहा है, पानी दिख रहा है, लेकिन वायु दिखता नहीं मैम। ऐसे ही जो इनविजिबल एनर्जीज है, उसको जैसे आप कनेक्ट करोगे, आज तो साइंस भी मानता है कि इनविजिबल एनर्जी इज मोर पावरफुल देन द विजिबल एनर्जी। तो क्यों ना हम उसी आध्यात्मिक बल को, उसी इनविजिबल एनर्जी को जो प्राचीन काल में हमें सिखाया गया है, उसको कनेक्ट करें। और उसका एक मूल आधार है, अगर अपनी कुंडलिनी पे काम करें। जो ज्योतिष भी बताता है, 7 चक्र इज इक्वल टू 7 प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु को निकाल दे, 2 आर जस्ट पॉइंट एलिमेंट, मतलब वो पॉइंट है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है।
वो केवल उसको कंट्रोल करते हैं। जिसने इन 7 चक्रों को जागृत कर लिया वो अपनी हर समस्या को कंट्रोल कर सकता है। सिंपल थंब रूल है, इसीलिए फास्टिंग की टेक्निक बताई गई, डिटॉक्सिफिकेशन बताया गया, इसीलिए मंत्रों का कनेक्ट बताया गया। जो दुनिया भर के उपाय ऋषि मुनि तपस्वियों ने आदि काल से बताए थे वही काम कर रहे हैं। और आज की युवा को इसकी आवश्यकता है। व्यक्ति अपना डिसीजन खुद ले सकता है, बहुत सहज है। अगर आप अपने इष्ट से कनेक्टेड है, आपको डिसीजन लेने में कोई चिंता नहीं, आपको इष्ट खुद डायरेक्शन दे देगा तुझे ये करना चाहिए। और दशाएं इसमें मेन रूल होती है। और स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सजेशन है, अगर किसी भी स्टूडेंट को अपने जीवन में कोई फैसला लेना है अपने कर्म को लेकर के कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो अपनी कुंडली देखे। कुंडली में उसका 10th लॉर्ड होगा, वो कहाँ बैठा वो देखे, और उसकी दशा कौन सी चल रही वो देखे। उन दो प्लैनेट को कनेक्ट करें, उनसे संबंधित आप गूगल कर लो मैम, एआई का जमाना आ गया है कि सैटर्न से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशन है, जुपिटर से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशन है, चूज कर ले, ही विल गो लॉन्ग। बट एक चीज का ध्यान देना है कि जो महादशा है वो लंबी अवधि तक चाहिए। कई बार क्या होता है उसकी महादशा अगले साल चेंज होने वाली है, तो वो गलत फील्ड चून करेगा। जो उसके बाद वाली महादशा आने वाली है उसका फैसला ले। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि हड़बड़ी में फैसला ना ले। और ये भी एक कारण है, मुझे तो ये भी लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहिए। स्कूल के करिकुलम में एस्ट्रोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट couple of years he must be aware how planets influence us। बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, डिटेल में मत जाइए मैं, क्योंकि एक साइंस है। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं खुद ये बोलने ही वाली थी आपको कि ये अगर हम अपने स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर लें तो शायद बच्चों की बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। उनको हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट या पीयर प्रेशर या कहीं से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अब हम लोग बिल्कुल अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। और मुझे इतनी हो रही है कि आपसे जो जानकारी मिली और आपने इतने सुंदर तरीके से हमको ये समझाया कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्ति के जीवन को समझने का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। ये बहुत बड़ा विज्ञान, एक साइंस है, जैसा आपने अभी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच इस धन्यवाद मैम। ब्यूटीफुल एंड इंसाइट के लिए। एंड थैंक यू में मैं सर। इतना ही कहूंगा मैम, ज्योतिष का पर्पस है राइट पाथवे चूज करना। आपको हर मोड़ पे 4 मार्ग मिलेंगे, उसमें से मुझे किस मार्ग पे चलना उचित है, दैट्स द रियल एम ऑफ ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष वो लाइट है, वो दिया है जो आपको रास्ता दिखाते हुए आगे चलेगा, वो प्रकाश है। और उसकी रियल खोज करना ही हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, तो वही आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। मैं आज भी यही कहूंगा मैम, हर व्यक्ति को ज्योतिष सीखना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आज तक ज्योतिष से किसी से 1 रुपये नहीं लिया। आज भी यही एम है कि लोगों को जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को गाइड किया जाए और उनको यह नॉलेज नेक्स्ट पाथवे के रूप में डिलीवर किया जाए, ताकि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। और यही हमारा मिशन केतु है मैम। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सीखिए और लोगों को सिखाइए। ठीक है मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर आपका आशीर्वाद रहा मैं बिल्कुल जरूर से सीखूंगी, क्योंकि ये तो एक ऐसी साइंस है, अगर अगर आपको सीखने को मिले तो आप अपना खुद का और बाकियों का भी बहुत कुछ उद्धार या भला कर सकते हैं। यस। श्योर सर, थैंक यू सो धन्यवाद मच। मैम। ओम नमः शिवाय।